तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सारे तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन जो उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में आज हम लोग उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आज हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। और इसके साथ हम लोग इस क्लास के लास्ट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड जो करंट फैक्ट्स हैं, जो करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, उसे भी हम लोग पूरा कर लेंगे, जिससे कि ये एक तरह का वन शॉट वीडियो हो जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है कि करके ही आएंगे, चाहे जो भी एग्जाम हो। क्योंकि देखिए, मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मुझे भी एग्जाम देना होता है। और मैं इस टॉपिक का वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इस टॉपिक का क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम में देखा है। इसलिए इसे इम्पोर्टेंस देते हुए हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स ब्रिक्स का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 2009 में। ठीक है। और जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ उस टाइम ये ब्रिक्स नाम से नहीं जाना जाता था। उस टाइम इसका नाम था ओनली ब्रिक। ब्रिक कहते थे इसको only। ठीक है। और अगर देखें तो ये ब्रिक ही क्यों इसको बोला गया, तो असल में इसको जो स्टार्ट किया था तो वो देश कौन कौन से थे? ब्राजील था, रसिया, फिर इंडिया और चाइना। और अगर इस सारे देश का जो नाम है उसका पहला शब्द और पहला लेटर देखें तो क्या है? BRIC, ब्रिक। ठीक है। तो इसी से इसका नाम ब्रिक पड़ा था। बाद में क्या हुआ कि बाद में जो साउथ अफ्रीका है वो इसको ज्वाइन किया 2010 में। उसके बाद ये ब्रिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो एस लेटर है वो इसमें ऐड हो गया, इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। और 2010 तक इसमें टोटल कितने मेंबर हो गए? तो 5 मेंबर हो गए। ठीक है। वैसे अब इसका जो मेंबर है 5 ही नहीं है, रिसेंट में मतलब अभी भी रिसेंट में भी कुछ कंट्रीज में ऐड हुए हैं, जैसे ईरान, इथियोपिया, ये सब करंट में इसमें ऐड हुआ है 2025 के हाल फिलहाल में। ठीक है। अब बाकी अदर कंट्रीज भी है, इजिप्ट है, UAE एक्सेट्रा। ठीक। इसके हेडक्वार्टर का बात करें तो इसका कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है। और इसका जो मेन एम है वो क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एमंग एमर्जिंग कंट्रीज। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उसमें ये सारे देश क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कोऑपरेट करते हैं। किसमें? तो ट्रेड हो गया, इकोनॉमी तो आपने देखा ही, उसके बाद बोलते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, सब चीज़ में ये एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ठीक। ये क्या रिप्रेजेंट किसको करते हैं? तो जो डेवलपिंग नेशंस है उसको ये सपोर्ट करते हैं। ठीक। सपोर्ट क्या मतलब? वही जो इसका मेंबर जो जो भी बनता है वो सब कोई डेवलपिंग कंट्रीज ही है। ठीक है। और वो एक दूसरे को सब चीज़ में हेल्प करते हैं। इन्होंने एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया जो ब्रिक्स का ही पार्ट है। उसका नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में NDB कहते हैं। ठीक। इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कहाँ पे इसका? तो संघाई, चीन में है। ठीक है। संघाई चीन में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक। फिर क्या है इसके बारे में? तो फोकस ऑन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है। पूरे ग्लोबली जो इकोनॉमी सिस्टम है, फिर ट्रेड है, सब पे ये फोकस करता है और डिस्कस करता है अपने मीटिंग्स में। तो इसका हर साल मीटिंग होता है। ठीक है। तो अब ब्रिक्स यही है। तो आगे हम देखते हैं अगला ऑर्गेनाइजेशन किसके बारे में है। इसमें ये याद रखिएगा कि ये जो ईरान है और इथियोपिया, इथियोपिया जो है वो सबसे रिसेंट में इथियोपिया जुड़ा है, और ईरान भी रिसेंट में ही जुड़ा है, लेकिन ईरान के बाद इथियोपिया इसमें ऐड हुआ। और अगला देखते हैं क्या है। आसियान। आसियान के बारे में क्या है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1967 में। ठीक। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक। कहाँ हेड क्वार्टर? जकार्ता, इंडोनेशिया में।
मेंबर्स देखे तो इसमें टोटल 10 मेंबर हैं। 10 मेंबर, उसमें भी कौन से वाले? तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। जैसे कि इंडिया का मैप अगर देखें तो साउथ ईस्ट इंडियन सब कंटिनेंट का अगर देखें तो इंडिया के आसपास के जो भी देश हैं वो इसके मेंबर हैं। ठीक है। एशिया का जो साउथ ईस्ट पोर्शन है उसमें जितने भी देश आते हैं उससे रिलेटेड देश इसके मेंबर हैं। ठीक। तो इसका एम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल पीस और ट्रेड कोऑपरेशन। मतलब ये जो साउथ एशियन नेशंस हैं जितने भी इसके अंदर देश हैं या इसके मेंबर जो हैं वो आपस में क्या करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं और रीजनल पीस के लिए काम करते हैं और ट्रेड में कोऑपरेशन करते हैं एक दूसरे के। ठीक। ये तो मैंने बताया कि आसियान का समिट जो है एनुअली होता है, हर साल होता है इसका समिट, और इन्हीं टॉपिक पर डिस्कस किया जाता है उसके बारे में। ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। किसको प्रमोट करते हैं? तो फ्री ट्रेड को और रीजनल स्टेबिलिटी को। ठीक है। रीजनल स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये फ्री ट्रेड और इकोनॉमी में प्रमोट करते हैं। अब आगे देखते हैं। बिमस्टेक। देखिए याद रखिएगा कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस बनता है वो सब कुछ हम कवर करेंगे वीडियो के लास्ट में। मैंने एक लिस्ट बना कर रखा है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक। तो बिमस्टेक के बारे में पढ़ते हैं। बिमस्टेक क्या है? तो फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक। फिर से फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। देखिए जब ये स्टार्ट हुआ था ना तो ढाका में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक। एक कन्वेंशन के माध्यम से ढाका में स्टार्ट हुआ और इसका हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश ही है। अब अगर इसमें मेंबर देखे तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया इंडिया इसका मेंबर है, बांग्लादेश मेंबर है, भूटान मेंबर है, नेपाल मेंबर है, श्रीलंका मेंबर है, म्यांमार मेंबर है और थाईलैंड। इसमें अगर आप नोटिस कर सके तो देखिए कि इंडिया से जितने भी देश हैं उनका जिससे भी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, वो सारे देश इसमें इंक्लूड है, लेकिन एक कंट्री को छोड़कर। ठीक है। तो वो एक कंट्री आप लोग बता सकते हैं तो बताइए कौन सा है? एक कंट्री कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को छोड़कर जितने भी इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो सारे इसमें इंक्लूड है। अगर लैंड बाउंड्री में देखें तो कौन कौन सा है? देखिए बांग्लादेश से इंडिया बॉर्डर शेयर करता है ईस्ट में, भूटान से नॉर्थ में, भूटान से नॉर्थ ईस्ट में, नेपाल से नॉर्थ में, उसके बाद श्रीलंका से करता है सी बाउंड्री, म्यांमार से करता है, थाईलैंड से करता है। ठीक। मिस्टेक नहीं है, पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। ठीक। थाईलैंड से, सॉरी, थाईलैंड से मतलब एक थाईलैंड है जिससे कि इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करते। अब इसका एम क्या है? तो एम क्या है? कोऑपरेशन इन बे ऑफ बंगाल रीजन। इसमें वो इसमें ज्यादा जो लगभग देश हैं वो सारे क्या है? बे ऑफ बंगाल रीजन जो है उसके रिलेटेड आसपास के सारे देश इसके मेंबर हैं। ठीक। तो इसका काम क्या है? तो कोऑपरेशन करते हैं किस रीजन में? बे ऑफ बंगाल रीजन में। ठीक। किसमें? ट्रेड में, वही सेम चीज, ट्रेड में, इकोनॉमी में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं मेंबर कंट्रीज म्यूचुअली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसका? कनेक्ट साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। और देखिए कनेक्ट किसको करता है? साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से। ठीक। इतना तो आप समझते होंगे कि साउथ एशिया किस रीजन को बोलते हैं और साउथ ईस्ट एशिया क्या है। ठीक। फोकस किस पे करता है? ट्रेड पे, ट्रांसपोर्ट पे, एनर्जी पे, सिक्योरिटी पे। ठीक। तो जितने भी देश है वो किस पे फोकस, मतलब बिमस्टेक किस लिए बनाया गया है? किस पे फोकस करता है? ट्रेड पे, ट्रांसपोर्ट पे, एनर्जी पे, सिक्योरिटी पे, ओवरऑल इकोनॉमी पे। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए G7। अच्छा पीछे कुछ छूट भी गया क्या? ब्रिक्स पढ़ लिया, अच्छा ब्रिक्स पढ़ लिया, आसियान हो गया, बिम्स्टेक भी हो गया, G7 है। ठीक। अब देखिए G7 का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ सेवन। ठीक। ग्रुप ऑफ सेवन मतलब क्या? ये सेवन क्या है? सेवन इसमें कंट्रीज है, 7 देश है। ठीक। मेंबर कौन कौन सा? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है और जापान है। ठीक है।
देखिए जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो उस टाइम इसका नाम था G6। मतलब इसका कि इसका जो फाउंडिंग मेंबर्स था वो उसका टोटल नंबर कितना था, 6। 6 देश मिलकर इसका स्थापना किए थे, ठीक है। उसके बाद कनाडा 7वां मेंबर बना, जिससे कि इसका नाम क्या हो गया, G7, ठीक है। उसके बाद जो है अ, ये G8 भी बन गया था। और ये 8वां कंट्री कौन इसका मेंबर बना था, तो रसिया। रसिया जो है इसका 8वां मेंबर बना था। लेकिन ये फिर से G7 कैसे हुआ, क्योंकि 2014 में क्या हुआ कि रसिया को क्या कर दिया गया, इससे एक्सक्लूड कर दिया गया। G8 जो था इससे रसिया को एक्सक्लूड कर दिया। तो ये फिर से क्या बन गया, G7 फिर से बन गई, ठीक है। तो अभी इसमें 7 मेंबर कंट्री है, जिसका नाम मैंने बता ही दिया। अब इसका एम का बात अगर हम कर लें, तो इसका एम क्या है, एम है डिस्कशन ऑन ग्लोबल इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। तो एम क्या है इसका, डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के बारे में। और देखिए G7 में ये आप लोग जो देश देख रहे हैं, यूएसए देख रहे हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, ये सारे जो है सातों क्या है, जो अगर ग्लोबली देखें तो ये सारे क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी वाले कंट्रीज हैं। मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनका जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड इकोनॉमी में गिना जाता है, ठीक है। तो और देखिए यही इसमें G7 में और G20, एक और नाम आप लोगों ने सुना होगा कि G20। G20 में क्या है कि उसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्री उसमें मेंबर है। लेकिन ये G7 जो है इसमें केवल डेवलप्ड इकोनॉमी वाले कंट्रीज ही इसका मेंबर है, ठीक। तो आगे देखते हैं क्या है। ये आपको याद रखना है कि इसमें जो है वर्ल्ड के डेवलप्ड इकोनॉमी वाले कंट्री इसके मेंबर है, ठीक। और सारा आप लोग को इसका मेंबर का नाम भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट में पूछ देगा कि कौन इसमें G7 का पार्ट नहीं है। अब यूई क्या, देखिए ईयू, ईयू क्या है, ईयू का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। वो इसके मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है। हालांकि जो ईयू है वो G7 का पार्ट नहीं है। और आपको ये बात ध्यान में रखना है कि ईयू जो है इसका मेंबर नहीं है। आप कंफ्यूज कर सकते हैं, जब भी आप पढ़ेंगे या कहीं क्वेश्चन देखेंगे तो आप, या करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वहाँ देखेंगे इसके बारे में, तो आपको ये ध्यान में रखना कि ईयू इसका क्या है, मेंबर नहीं है। लेकिन ये फिर भी पार्टिसिपेट करता है इसके एनुअल मीटिंग्स में, ठीक। इसका भी क्या है, इसका मतलब हेडक्वार्टर, एक परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। ये एनुअली समिट अपना करता है जिसमें ये लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये है G7। और सर्टेनली आप लोग अब कंफ्यूज नहीं करेंगे। वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, वो समझते होंगे G7, जानते होंगे। और लगभग सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ जानते होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफर्म हो गए कि G7 है क्या, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे किसके बारे में, G20। मिलता जुलता नाम है। और इसके बारे में मैंने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया है कि कैसे ये G20 G7 से डिफरेंट है, ठीक है। तो फुल फॉर्म सेम इसी तरह, इसका भी फुल फॉर्म क्या है, ग्रुप ऑफ 20। अच्छा, फुल फॉर्म क्या है, ग्रुप ऑफ 20। मतलब कि ये G20 है, ग्रुप ऑफ 20। ऐसे इसमें जो मेंबर है, टोटल मेंबर कितने टोटल मेंबर हैं, 21 मेंबर हैं, ठीक है। जिसमें कि 19 देश हैं इसके मेंबर, प्लस यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इसमें मेंबर है यूरोपियन यूनियन। G7 में मेंबर नहीं था लेकिन पार्टिसिपेट करता था उसके मीटिंग्स में। लेकिन G20 में ये क्या है, मेंबर है यूरोपियन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन ये भी इसका मेंबर है। तो ऐसे तो टोटल इसके मेंबर 21 हो जाते हैं। लेकिन G20 नाम ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि G20 बोलेगा तो आप समझेंगे कि G7 जैसा ही है, लेकिन नहीं, इसमें जो है टोटल मेंबर अभी 21 है। एम क्या है इसका, तो ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन सेम है, कि इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उनको ट्रेड बेनिफिट देंगे, फ्री ट्रेड भी दे सकते हैं उसके, या तो ट्रेड वाला जो टैक्स होता है उसमें ये कम कर सकते हैं टैक्स को उसका, ठीक। जिससे कि इन लोगों में ट्रेड बना रहे और बेहतर हो सके।
इंडिया, देखिए इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि इंडिया होस्टेड G20 समिट इन 2023। वैसे अब उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें कि अभी भी पूछा जा सकता है कि इंडिया ने, ऐसा पूछा जाएगा कि इंडिया ने G20 समिट की मेजबानी या कब जी, व्हेन इंडिया होस्टेड द G20 समिट। तो याद रखना कि 2023 में होस्ट किया था इंडिया ने, ठीक। और देखिए ये जो G20 के जो मेंबर हैं, इन सबका अगर टोटल जीडीपी काउंट करें तो पूरे वर्ल्ड का जो जीडीपी है उसका 85% ये रिप्रेजेंट करती है। मतलब इनके जो मेंबर्स हैं उनका अगर टोटल जीडीपी काउंट करें तो पूरे वर्ल्ड का जीडीपी का 85% हो जाता है, और ये बहुत बड़ा भाग, ठीक। और इसका प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट एनुअली, मतलब हर साल इसका प्रेसिडेंसी जो है वो अलग अलग मेंबर को जाते रहता है, ठीक है। अलग अलग मेंबर उसके प्रेसिडेंट सेलेक्ट होते हैं, ठीक। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं क्या है, एससीओ। एससीओ क्या है, फुल फॉर्म क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 2001 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फाउंडेड इन 2001, ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ इसका, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कौन कौन सा है, इंडिया, देखिए याद रखिएगा कि इंडिया जो इसका एससीओ का मेंबर है। चाइना तो मेंबर है ही, रसिया मेंबर है, पाकिस्तान में पाकिस्तान भी मेंबर है, ठीक। ईरान मेंबर है, और भी मेंबर है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि इंडिया, चाइना, रसिया, पाकिस्तान और ईरान इसका मेंबर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो बनेगा आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन इसका मेंबर है या इनमें से कौन इसका मेंबर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ऑप्शन में यही जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए यही आपको ऑप्शन में मिलेगा, कौन कौन सा, इंडिया, चाइना, रसिया, पाकिस्तान और ईरान, ठीक। एम क्या है इसका, तो रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सेम चीज है कि जो इसके मेंबर कंट्रीज जिस रीजन के हैं उस रीजन में सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना, ठीक है, डेवलपमेंट का काम करना, ठीक। और और क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए अगर बेसिकली देखें तो ये फोकस किस पे करता है, एंटी टेररिज्म पे। जो टेररिज्म है वो कम करना इसका अल्टीमेट गोल है, ठीक। इंडिया इसका मेंबर कब बना, फुल टाइम मेंबर, 2017 में इंडिया इसका मेंबर बना, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि इंडिया एससीओ का मेंबर कब बना है, 2007 में, ठीक। तो आगे अब देखते हैं सार्क। सार्क सार्क का फुल फॉर्म क्या है, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर से एक बार दोहराइए मेरे साथ, क्या नाम है इसका फुल फॉर्म है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1985 में, ठीक है, 1985 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। मेंबर कौन कौन सा है, इंडिया मेंबर है, पाकिस्तान मेंबर है, बांग्लादेश मेंबर है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान। क्या, अब देखिए सार्क क्या है, आप एक तरह से देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज आते हैं, और मोस्ट एक्यूरेटली अगर हम बोले तो जो जितने भी देश इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं वो सारे इसके मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान, देखिए वेस्ट में इंडिया से जो बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान इसका मेंबर है। फिर ईस्ट में बांग्लादेश शेयर करता है बॉर्डर, बांग्लादेश इसका मेंबर है। नॉर्थ में नेपाल, ठीक। नॉर्थ ईस्ट में भूटान। फिर ये और फिर अगर देखें नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, ठीक। तो ये चार क्या है, ये लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक। वैसे अभी अफगानिस्तान बाउंड्री शेयर नहीं करता, लेकिन पहले किया करता था, तो आप इससे भी ध्यान में रखिएगा कि अफगानिस्तान इसका मेंबर है। और इससे आपको फंसाया जाता है कि अफगानिस्तान इसका मेंबर है कि नहीं, याद रखना है कि अफगानिस्तान भी इसका मेंबर है, ठीक। फिर सी बाउंड्री में श्रीलंका बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से, और मालदीव्स, तो ये दोनों भी इसका मेंबर है, ठीक। मेंबर का नाम एक बार फिर से ध्यान में रखिए, ठीक है, मेरे साथ दोहराइए, क्या नाम है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ठीक।
इसका एम क्या है? रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, सेम चीज। ठीक है, आगे अब देखते हैं। कॉप, देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कॉप। कॉप आप लोग सुनते होंगे, लेकिन कुछ कुछ तो जानते ही होंगे इसके बारे में भी। लेकिन ये एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो नहीं समझ पाएंगे क्या है इसके बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है कॉप। तो कॉप, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप का फुल फॉर्म ये भी पूछा जा सकता है कि कॉप जो न्यूज़ में दिखता है आपको, या कॉप जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक, सुप्रीम बॉडी ऑफ UNFCCC। ये किसका बॉडी है? UNFCCC। UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब कि ये यूनाइटेड नेशंस का एक बॉडी है UNFCCC, जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करता है। ठीक है, और इसी का पार्ट है ये कॉप। तो ये कब स्टार्ट हुआ था कॉप? तो कॉप कब स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ था अर्थ समिट, जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में हुआ था, अर्थ समिट। वहीं से एक रिजोल्यूशन लिया गया और ये कॉप जो है बॉडी स्टार्ट किया गया। ये इसका जो समिट है या मीटिंग है, हर साल हर साल होता है, जिसमें कि किसके बारे में डिस्कस किया जाता है? तो क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन, क्लाइमेट फाइनेंस और, ठीक है, तो यही क्लाइमेट से, अगर बेसिकली हम देखें तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करता है और नए नए इनिशिएटिव लेकर आता है। टारगेट बोल सकते हैं कि टारगेट सेट करता है और इसी से रिलेटेड सारे काम करता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इसका मेन गोल क्या है? तो अब जो जिसके बारे में डिस्कस करेगा, तो मेन गोल भी उसी से रिलेटेड ही होगा ना इसका। इसका मेन गोल क्या है? रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं, जो जो कि क्लाइमेट चेंज को बढ़ाता है। ठीक है, और हार्श सिचुएशंस अर्थ पे क्रिएट करते हैं, इसलिए ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना इनका मेन गोल है। और लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, जैसा हमने अभी बताया। प्रोमोट रीन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए, रीन्यूएबल एनर्जी को अगर प्रमोट करेंगे, क्यों प्रमोट करना है? क्यों? जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स का जो कंजम्पशन है, यूज है, उसमें कमी लाया जा सके। और फॉसिल फ्यूल्स जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा, एक सब कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है उसका यूज करना, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक, और एक एक्स्ट्रा ये और काम क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, अब यही है। अब आगे देखते हैं। वैसे हम इसके बारे में लास्ट के स्लाइड में देखेंगे कि इससे जो करंट रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब कुछ देखेंगे हम लोग, और उससे क्वेश्चन बनता ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इम्पोर्टेंट वाले, ये 7 8, इनसे जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सबको मैंने एक जगह कंपाइल किया है। तो देखिए, अब समिट के बारे में पढ़ते हैं। तो 17th ब्रिक्स समिट जुलाई 2025 में हुआ था। अब कहाँ पे हुआ था और किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो ब्राजील ने होस्ट किया था। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। थीम क्या था इसका? तो स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर से एक बार थीम दोहराइए मेरे साथ। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, जो क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो समिट्स होते हैं, ठीक है, उनका आपको थीम ध्यान में रखना है और थीम पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। आपको जो मेजर समिट्स होते हैं उसके थीम को ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखिए, 51 G7 समिट जो है, 51वां G7 समिट जो है, जून 2025 में हुआ था। किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो कनाडा ने। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया जो है, इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन किया था इस मीटिंग में या इस समिट में, किसने किया था?
ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अब आप लोग को ये नहीं सोचना है कि ये समिट 2025 में है तो पुराना हो गया है। आपको बहुत सारे अभी जो एग्जाम हो रहे हैं, जैसे बीपीएससी का हुआ, दरोगा का हुआ, एईडीओ का हुआ था, फिर सीजीएल का हुआ था, तो आप उनके क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको 1 साल 2 साल पहले का भी पूछ लिया गया है समिट्स के बारे में या करंट अफेयर रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप लोग इसको इग्नोर करने का गलती मत कीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। और वैसे भी जून 2025 में हुआ है तो इतना पुराना नहीं हुआ है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक। किसने रिप्रेजेंट किया था? पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक। 46वां आसियान समिट मई 2025 में हुआ है, 2025 में। कहाँ पे? तो मलेशिया में हुआ है। किसने होस्ट किया था? मलेशिया में, ठीक। थीम क्या था? जो 46 आसियान समिट हुआ उसका थीम था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक। अब देखिए 6th बिम्स्टेक समिट, वो वही बे ऑफ बंगाल रीजन वाला जो है, उसका जो समिट हुआ है, 6th समिट कब हुआ था? अप्रैल 2025 में। और कहाँ हुआ था? बैंकॉक में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो 6th बिम्स्टेक समिट हुआ उसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, और ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बैंकॉक विजन 2030, बैंकॉक विजन 2030 was adopted in this summit। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैंकॉक विजन 2030 was adopted in which summit of बिम्स्टेक। तो आपको दोनों याद रखना है, 6th और वहाँ पे जो हुआ था बैंकॉक में जो हुआ था, ठीक। 6th बिम्स्टेक समिट और बैंकॉक में जो हुआ, ठीक। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, हम जो जो भी समिट हो गया है 2025 में वो सारे मैंने कवर करवा दिए। अब जो है अपकमिंग इम्पोर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंस जो भी आने वाले या 2026 में जो होने वाला है, ये स्लाइड एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है इस पूरे वीडियो का। तो इसमें जो है आपको ये सारे रट जाना, ठीक। तो जितने भी 2026 में होने वाले हैं वो सारे हम लोग इसमें कवर कर लेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं। G20 समिट, देखिए G20 2026 में जो समिट होने वाला है वो कहाँ होगा? यूएसए में होगा, ठीक। ये वही है ग्रुप ऑफ 20, इसमें टोटल 21 मेंबर होते हैं, ठीक है। COP31 2026 में जो समिट होगा ये कहाँ पे होगा? तुर्की में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल है कि ये पूछा जाएगा। COP32 2027 में होने वाला है, कहाँ पे होगा? तो इथियोपिया में होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज़्यादा आपको 2026 पे ध्यान देना है क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको ज़्यादा चांस है कि यही 2026 वाला पूछा जाएगा, ठीक। एससीओ समिट 2026 में कहाँ होगा? किर्गिस्तान में, ठीक है। मैंने बताया था कि जो सेंट्रल एशिया है उससे रिलेटेड जो कंट्रीज हैं उस वो भी एससीओ के मेंबर हैं, ठीक। मिडिल एशिया की। तो एससीओ समिट 2026 का होगा, किर्गिस्तान में होगा, ठीक है। एससीओ किससे रिलेटेड काम करता था? तो एंटी टेररिज्म, ठीक है, फोकस इसका यही रहता था, ये मैंने बताया। G7 समिट 2026 का होने वाला है फ्रांस में, ठीक। G7 ग्रुप ऑफ 7 जो डेवलप्ड इकोनॉमीज वाले देश थे उसका जो समिट होगा G7 2026 कहाँ पे होगा? फ्रांस में होगा, ठीक। ये सारे आपको रट जाना है। एशियन समिट, आसियान समिट 2026 कहाँ पे होगा? फिलीपींस में होगा, ठीक। आसियान का समिट 2026 कहाँ होने वाला है? फिलीपींस में होने वाला है। ब्रिक्स समिट 2026 कहाँ पे होगा? इंडिया में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 2025 में होने वाला है समिट 2026 इंडिया में होने वाला है, ठीक। और जब ये सबमिट होगा तो इसका थीम भी इम्पोर्टेंट उस टाइम हो जाएगा क्योंकि अभी तो इसका थीम अवेलेबल नहीं है, लेकिन सबमिट के बाद इसका थीम आप देखेंगे कि एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आपको थीम सबका याद नहीं करना है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और पॉपुलर सबमिट्स होते हैं उसके आपको थीम थीम भी ध्यान में रखना होता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेम टॉपिक को लेकर आएंगे और उसमें जितने भी बच गए, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, फिर नाटो हो गया। नाटो का जो समिट होने वाला है 2026 में वो तुर्की में होने वाला है, तो नाटो हो गया, फिर आईएमएफ हो गया और यूएन बॉडीज बहुत सारे हैं। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, ये सब पूछा जाता है। और उसका हेड कौन है, तो ये सब कुछ हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप लोग जरूर आइएगा अगले वीडियो में भी। और थैंक यू।